डेमोक्रेसी, आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उस सियासी बमबाजी की जो अब सियासी बयानों की जगह होने लगी है। जी हाँ, सियासत में और महाराष्ट्र की सियासत में अब रोज बम फोड़े जा रहे हैं और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि किसके बम में कितना दम। नशे का पाउडर देखते ही देखते कैसे बारूद में बदल गया है। फिर क्या जुबानी बारूद से धमाके पर धमाके होने लगे। धमाकों के धुएं में ड्रग्स का मुद्दा तो ऐसा लग रहा है कहीं गुम ही हो गया है। सिर्फ सियासत ही सियासत बाकी रह गई है। फिर क्या एक से बढ़कर एक बमबाज सामने आने लगे हैं और अपनी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नए नए बम निकाल कर लाने लगे हैं। दिवाली तो चली गई है लेकिन धमाके बंद नहीं हुए हैं। सियासी बमबाज एक के बाद एक राज खोलने लगे हैं। मसला ड्रग्स से चला था। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया। उसके बाद फडणवीस से बम फेंकने का ऐलान किया। उधर देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से बता दिए। इस पर नवाब मलिक बोले कि उनके पास तो हाइड्रोजन बम है, अब वो लाएंगे। जिसके बाद नजरें नवाब के धमाके पर थी। नवाब मलिक ने 4 नाम गिना दिए: हैदर आजम, मुन्ना यादव, हाजी अराफात और रियाज भाटी। इन लोगों पर नवाब ने गंभीर आरोप लगा दिए और इनका रिश्ता देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से सीधे सीधे जोड़ दिया। इनमें से 3 लोगों ने सामने आकर नवाब मलिक पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए, जबकि तीसरे व्यक्ति रियाज भाटी की तस्वीरें तो महाराष्ट्र के सत्तासीन दलों के बड़े नेताओं के साथ भी सामने आ गई। इस पर बीजेपी बोली नवाब के हाइड्रोजन बम में दम नहीं था, उन्हें खुद ऑक्सीजन की जरूरत है। बात यही नहीं थमी। जिन लोगों पर नवाब ने आरोप लगाए उनमें से हैदर बोले नवाब पर 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा। जी हां, और न्यूक्लियर बम से मैं इसका जवाब दूंगा। आज महाभारत में बोल रही हूं कि ड्रग्स की लड़ाई में कहां से आई आईएसआई। युवाओं की नसों में दौड़ रहे नशे को निचोड़ने के लिए एनसीबी ने कमर कसी थी, लेकिन बमबाजी शुरू हो गई, सियासी धमाके शुरू हो गए। बमबाजी तक तो ठीक था लेकिन मसला अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को एक दिन नहीं बीता, आईएसआई की एंट्री हो गई है। अभी तो नवाब मलिक ढंग से अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोपों को खारिज नहीं कर पाए थे। उनके रिश्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ दिए गए। वो आईएसआई जो आतंकियों का पालन पोषण करती है, भारत में हमलों के लिए आतंकी तैयार करती है। नवाब मलिक पर यह आरोप लगाए हैदर आजम ने, वही हैदर आजम जिनके नाम से नवाब मलिक ने कथित हाइड्रोजन बम फोड़ा था। हैदर आजम ने कहा कि नवाब मलिक के साथ साथ महाराष्ट्र के एक और मंत्री को भी निशाने पर ले लिया। बोले नवाब मलिक और असलम शेख का लिंक अंडरवर्ल्ड से है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए हैदर आजम ने कहा कि दोनों मंत्रियों की जांच कराई जाए, इनके संबंध आईएसआई के साथ है। हैदर आजम ने यह खुलकर कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आईएसआई कनेक्शन के आरोप यहीं पर नहीं रुके। हैदर आजम ने नवाब मलिक के परिवार को भी आरोपों में घसीट लिया है। कल नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक पर आरोप लगे थे कि दाऊद के गुर्गों से उन्होंने जमीन खरीदी थी। इसके कागजात पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। और आज नवाब मलिक की बहू भाभी पर गंभीर आरोप लगा दिए गए, क्योंकि हैदर आजम कहते हैं कि उनके घर की बहू और भाभी के लिंक आईएसआई से हैं। तो अब नवाब मलिक पहले तो अंडरवर्ल्ड के आरोपों पर जवाब दे और उसके बाद अब आईएसआई के आरोप भी उन पर मढ़ दिए गए। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि नवाब मलिक मीडिया में है लेकिन वानखेड़े परिवार तो कोर्ट में है। नवाब मलिक पर इतने गंभीर आरोप खुद उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद लगे। नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से लगभग हर रोज मीडिया के सामने आते हैं और एक नया आरोप, एक नया किरदार बताकर चले जाते हैं। उनके निशाने पर कोई ना कोई शख्स रोज होता है। उन्होंने समीर वानखेड़े के परिवार के लगभग हर सदस्य पर आरोप लगा दिए, फडणवीस के परिवार पर आरोप लगाए, कुछ और बीजेपी नेताओं पर भी उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन सिर्फ आरोप ही लगाए। जी हां, थाने में जाने या कोर्ट में जाने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई, सिर्फ आरोप ही लगाए। लेकिन नवाब मलिक के आरोपों पर वानखेड़े परिवार ने जरूर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। यानी जहां नवाब मलिक सिर्फ मीडिया में बोलने तक सीमित है, वहीं वानखेड़े का परिवार कोर्ट भी जा रहा है, पुलिस के पास भी जा रहा है और मामले से जुड़ी दूसरी संस्थाओं तक भी जा रहा है। खुद
समीर वानखेड़े SC/ST आयोग में उत्पीड़न की शिकायत लेकर पहुंचे। वानखेड़े के पिता मानहानि का केस लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। SC/ST एक्ट में शिकायत करने पुलिस के पास गए। समीर वानखेड़े की बहन ने महिला आयोग में शिकायत दी। क्रांति रेडकर की बहन ने महिला का अपमान करने की शिकायत दी। यहां तक कि वानखेड़े की मौसी ने भी नवाब मलिक के खिलाफ औरंगाबाद में थाने में शिकायत दे दी है। परिवार को बदनाम करने, परेशान करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि जिनके आरोपों की वजह से ये सब लोग अदालत, पुलिस थाने, सब जगह शिकायत कर रहे हैं, वो खुद पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, वो खुद एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि खुद पुलिस के पास या कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं नवाब मलिक, जब आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है। आज महाभारत में कह रही हूं कि नवाब के आरोप मंत्री के नाते या फिर प्रवक्ता के नाते क्रूज ड्रग्स के सामने आने के बाद से नवाब मलिक लगातार बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कभी ड्रग्स माफिया को लेकर दावा करते हैं, कभी एनसीबी को लेकर दावा करते हैं, कभी वानखेड़े के परिवार को लेकर खुलासा करते हैं, तो कभी देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार को लेकर बातें करते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, ये आप रोज देख रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि उनकी बात सुनी जा रही है। मैं ऐसा क्यों कहती हूं? ना उनकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, कोई कार्रवाई हो रही है, और ना ही उनकी पार्टी की ओर से कुछ भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका कद छोटा है, सरकार और पार्टी में उनकी बड़ी हैसियत है। वो कद्दावर नेता है, 5वीं बार विधायक है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन उनके इतने आरोपों के बाद भी उनकी पार्टी और सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोई सुगबुगाहट ही नहीं है, ना कहीं किसी कार्रवाई की चर्चा है, ना किसी विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। उल्टे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या उनकी सरकार ही नवाब मलिक के आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या जिन बड़े बड़े धमाकों का दावा नवाब मलिक रोज कर रहे हैं, उनकी आवाज खुद ही पार्टी तक नहीं पहुंच रही? आखिर क्यों नवाब मलिक के आरोपों पर पार्टी और सरकार में हरकत ही नहीं है? क्या नवाब के आरोप पार्टी प्रवक्ता के नाते हैं? क्या एनसीपी नवाब मलिक के आरोपों के साथ खड़ी हुई है? आज ये सवाल। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। आज हाइड्रोजन बम फूटना चाह रहे थे, पर उनका दुर्भाग्य रहा, वह बम फूटा उनके अपने और सरकार के माथे पर। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? कि मेरी पत्नी बिहार की नालंदा जिले से है। हमारा बांग्लादेशी के साथ में कोई संबंध नहीं है, ना उसका बांग्लादेश के साथ कोई संबंध। तो आज महाभारत में मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले मैं बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि नवाब मलिक जो रोज आरोप लगाते हैं, आज नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया नवाब मलिक के खिलाफ। और नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हूं। नवाब मलिक के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन था और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं नवाब मलिक की। मैं आपके लोगों ने क्या कहा है, जरा वो एक बार सुनवा देते हैं कि वहां पर क्या कहा जा रहा है नवाब मलिक के खिलाफ। ये नवाब मलिक जब से बैठे हैं केवल औरतों की इज्जत उतारने में लग रखते हैं। इनको किसी ने सिखाया नहीं है कि औरतों की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए। नवाब मलिक का नाम ही बदलना चाहिए। ड्रग का मालिक है, इसके लिए उसको सजा इतना होना चाहिए ना कि जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। ये ड्रग का केस है। वानखेड़े कौन से जात का है, उसकी बीवी कौन सी जात की है, उससे इसको क्या है और उसको प्रसिद्धि की जरूरत क्या है? मंत्री है, काम धाम नहीं है क्या? अगर देश को चलाना है
तो इस जैसे लोगों को हटाना चाहिए और हमारी जो जनता है, आम जनता को उसको न्याय देना चाहिए। जो चीज करनी है वो चीज नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करनी है वो कर रहे हैं। ऐसे है नवाब मलिक। और मैं सीधे एक बार सलोनी के पास जा रही हूं। हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही है हमारे साथ। सलोनी, बीजेपी का ये प्रदर्शन है और आपने सुना क्या क्या बातें कही जा रही हैं। नवाब मलिक आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ अदालती केस भी चल रहे हैं। बिल्कुल अदालती केस का, क्योंकि आपने जिक्र किया एनसीबी के बाहर हम खड़े हुए हैं सुचरिता, और एनसीबी से ये पूरा खेल शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सियासी वार पलटवार का दौर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नवाब मलिक को 12 तारीख तक जवाब देना है। जो ट्वीट उन्होंने किए हैं, जो सवाल समीर वानखेड़े पर खड़े किए उसको लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ने कोर्ट में अर्जी दी थी और ये डिफेमेशन केस उनकी तरफ से दायर किया गया था, उस पर अब उनको जवाब देना होगा। 12 तारीख तक का समय समीर वानखेड़े को ये बताना होगा कि उनके जो साक्ष्य हैं वो बिल्कुल ठीक है, और नवाब मलिक को ये बताना होगा कि बिना साक्ष्यों के उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही कैसे। अब जरा बात कर लेते हैं जो सियासी वार पलटवार चल रहा है। देखिए, नवाब मलिक रोज एक बम फोड़ते हैं, कभी किसी के बारे में बात करते हैं, कभी किसी के बारे में बात करते हैं। आशीष शेलर आ जाए, आशीष शेलर ने एक एक चीज बहुत सिलसिलेवार तरीके से सामने रखी। रियाज भाटी का बार बार क्योंकि जिक्र कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बता रहे थे, इसको लेकर आशीष शेलर ने कहा कि अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन प्रूव नहीं कर पाए, कोई साक्ष्य नहीं दे पाए नवाब मलिक, ऐसे में उनकी ये बात खाली जाती है। और रियाज भाटी का जो जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, तो रियाज भाटी की बड़े कदावर चेहरों के, महाराष्ट्र सरकार में जो बड़े कदावर चेहरे हैं उनके साथ तस्वीरें आशीष शेलर की तरफ से साझा की गई और कहा कि रियाज भाटी को दरअसल एनसीपी चाहती नहीं कि सामने आए। आपको याद होगा परमवीर का जो वसूली कांड है 100 करोड़ का, उसमें रियाज भाटी भी वांटेड है। तो ऐसे में आशीष शेलर की तरफ से ये कहा गया कि रियाज भाटी अगर सामने आ गए तो वसूली का जो खेल है, जिसमें पूर्व इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसे हुए हैं, ईडी सवाल जवाब कर रही है, उसमें उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एनसीपी चाहती ही नहीं कि रियाज भाटी सामने आए, ये उनकी तरफ से कहा गया। जो नियुक्तियों की बात की गई थी, मुन्ना यादव भी सामने आए, उनका कहना था डिफेमेशन केस करेंगे। वहीं आशीष शेलर ने कहा कि मुन्ना यादव की नियुक्ति पूरी तरह से प्रावधानिक थी, सब कुछ देख के कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। मुन्ना यादव ने भी कहा कि डिफेमेशन केस होगा। और यहाँ पर हैदर आजम का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी उनकी पत्नी और वो बांग्लादेशियों को यहाँ फैसिलिटेट करते हैं, महाराष्ट्र में ले आते हैं, भारत में ले आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। तो हैदर आजम ने भी कहा कि उनका आईएसआई से कनेक्शन है। अब अंडरवर्ल्ड, आपने हैदर आजम का जिक्र किया है, हैदर आजम इस वक्त महाभारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलोनी, तो मैं सीधे उनके पास जाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील संजीव उनियाल जी, किशोर तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत करूं बृजमोहन जी और संजू जी आपके साथ इस डिबेट की, लेकिन उससे पहले मैं हैदर आजम जी के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैदर साहब आपने, और आपने सीधे सीधे आप पर आरोप लगाए गए कि आप बांग्लादेशियों को यहां सेटल कराते हैं। आप पर आरोप देवेंद्र फडणवीस से जो रिश्ते हैं उन्हें लेकर उठाए गए कि देखिए देवेंद्र फडणवीस किस तरह से आपको नियुक्ति ही इसलिए आपकी करवाई गई कि आप ये काम कर सके वहां। ऐसा है कि पिछले 2-2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी सरकार में जो नवाब मलिक मंत्री हैं, उनको जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई उस पर तो उनका एक काम नहीं है। काम तो वो गिना नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते। तो आए दिन सुबह उठते हैं, पता नहीं वो आजकल गाना चल रहा है, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं नवाब मलिक, यार मेरा जनता से दगा करते हैं, और उसी नशे में वो कुछ ना कुछ आरोप किसी न किसी के ऊपर आए दिन लगाते रहते हैं। अभी तक उनके लगाए गए आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं हुए, कहीं भी साबित नहीं हुए। अब कोई नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी पत्नी बांग्लादेशी है। मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के वो सारी जानकारी मीडिया को दे दी कि मेरी पत्नी कहाँ से है, बिहार से है, वो नालंदा ज़िले से है, इस्लामपुर गांव से है। सरकार उनकी है, मंत्री वो है, वो उसकी जांच करा ले, और अगर लगता है कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी है, जांच में साबित होता है, तो मैं खुद वहाँ उनको ले जा कर के छोड़ के आऊँगा। लेकिन असल मुद्दा ये है कि आज जो 1 महीने से जब से आर्यन खान पकड़े गए हैं ड्रग्स मामले को लेकर के, उसमें नवाब मलिक और इस सरकार में बैठे कई मंत्रियों को तिलमिलाहट लगी
क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार, अपने करीब के लोग जो है इस काम में लिप्त हैं, इन्वॉल्व है, ड्रग पेडलर है। खुद नवाब मलिक के दामाद ड्रग देखिए, अब आप बहुत बड़ी बात हैदर आजम साहब आप कह रहे हैं, 6 महीना अरेस्ट रहे जी। हैदर आजम बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कंप्लीट होने जी बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए। 6 महीना उनके दामाद अरेस्ट रहे। अभी परसों देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से नवाब मलिक के बेटे ने एलबीएस मार्ग में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के लोगों से किस तरीके से ज़मीन की खरीद फरोख्त की, उसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन दे करके साबित किए। उसके अलावा खुद नवाब मलिक जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध रखते हैं। और मैं आने वाले 5 दिनों के बाद, जो मैंने आज कहा कि मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब अभी चलाने वाला हूं, तो वो ये है कि नवाब मलिक के परिवार की वो कौन महिला है जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड के रिश्तेदारी से है, और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि आईएसआई के लोगों से भी उनके संबंध है। मैं चाहता हूं कि नवाब मलिक खुद इस बात का कल खुलासा करें, वरना 5 दिन बाद जो है मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका खुलासा करूंगा। मेरी नजर में नवाब मलिक ने पूरी जिंदगी भंगार, 1 सेकंड लूंगा बस, मेरी नजर में नवाब मलिक ने पूरी जिंदगी भंगार का काम किया है। वो जो है भंगार उनका दिमाग हो गया है, और जब भंगार हो गया उनका दिमाग तो उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कहूँगा कि ऐसे आदमी को स्क्रैप करना चाहिए इस मंत्रिमंडल से। हैदर साहब, आपने जो बात कही उससे मुझे ये लग रहा है कि आप तो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नवाब मलिक साहब खुद आकर बता दें कि किसका लिंक है आईएसआई से, वरना आप खुलासा कर देंगे। यानी परिवार में कोई शख्स है, यही 5 दिन बाद जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आप फोड़ने वाले हैं, वो यही है? जी बिल्कुल, उनके परिवार की जो महिला है वो आईएसआई से रिलेटेड है, उनसे संबंध है, उसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो वो अपने गिरेबान में झांक के देखते नहीं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ये एक तरफ से बहुत ही घटिया काम नवाब मलिक कर रहे हैं। कभी समीर वानखेड़े जी की बहन को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी जो है देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी को इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी समीर वानखेड़े की पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। महिलाओं को बदनाम करने का काम ये नवाब मलिक कर रहे हैं। ऐसी घटिया सोच के आदमी को तुरंत राजीनामा देना चाहिए, और उनकी अपने संबंधी के जिन अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के लोगों से ताल्लुकात है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको उजागर करना चाहिए। नहीं तो हम लोग एनसीपी के आज से 5 दिन बाद प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं। 1 मिनट, ब्रिजमोहन जी वो तो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि उनके घर की महिला के आईएसआई से लिंक है। वो सीधे कह रहे हैं कि कारण ये है, नहीं मेरे को कुछ नहीं कहना, कारण ये है कि आप बात सुनना नहीं चाहती हैं, आप पूरी डिबेट को एक तरफा रखना चाहती हैं। सर मुझे माफ कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। 1 मिनट ब्रिजमोहन जी, उन्होंने अपने आरोप लगाए, मैंने उन्हें 2 बार, सुनिए सर ऐसे मत करिए, आप बहुत बार मेरे डिबेट में आते हैं और मैं आपको हमेशा समय देती हूँ। मैं आपको भी दूंगी सर, मैंने मना कहाँ किया, आप बोलना तो शुरू कीजिए। हमको बैठाती हैं। नहीं सर, वो अपने आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे पूछूंगी ना सवाल। अच्छा आप बोलिए। आपने पिछली बार एक्सक्यूज किया है, तभी मैं आपकी डिबेट में आया हूँ, तो मैं आपकी डिबेट में नहीं आया। सर मुझे माफ कीजिए, ऐसे सर डिबेट्स में ना सर बहुत बार ऐसा होगा कि बोलने का समय नहीं मिलेगा, और कई बार बहुत बोलने का समय मिलेगा। अब आपका समय क्यों है? अरे सर उन्हें आरोप तो लगाने दीजिए ब्रिजमोहन जी, वो जरा बोल ले, अब उनके आरोपों का जवाब आप दीजिए। हाजी साहब से आप बता दीजिए, हाजी साहब की तरफ से आप हाजी साहब को नहीं बोलने देंगी? हाजी साहब को कब पता लगा कि उनके परिवार में कोई आईएसआई का है? हाँ ठीक है, पूछिए आप। ये तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर इनको पहले पता था तो पहले इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? आज इनको याद आया जब नवाब मलिक साहब ने इनको एक्सपोज किया, पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने? एक दूसरा, मैं इस मामले में कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और हमारी अगाड़ी सरकार ने ये देश के महाराष्ट्र में ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर्स और उनसे जुड़े हुए अधिकारियों के भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है, तब से जितने लोग हैं जो उनसे 1000 करोड़ का, जो अभी तक 1000 करोड़ की रिकवरी की जानकारी मिली है, उनका पैसा जिन जिन लोगों तक पहुंचा है, सब चीख कर एक ही बात कह रहे हैं। समीर वानखेड़े बहुत ईमानदार आदमी है,
समीर वानखेड़े साहब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मतलब हम किसी अगर नशा मुक्ति के खिलाफ अगर हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं, हम उससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों हो रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस साहब हो, चाहे इनके दीगर नेता हो। आप मुझे बताइए, यही नवाब मलिक साहब ने यही तो कहा था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने समीर वानखेड़े की नियुक्ति कराई है। देवेंद्र फडणवीस साहब कह देते किसान मैंने उनकी नियुक्ति नहीं कराई है, लेकिन वो तो खड़े हो गए उसका पक्ष लेने के लिए, नवाब मलिक जी के खिलाफ बोलने के लिए। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अगाड़ी सरकार का संकल्प है, ये उसके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? ये नशा बेचने वालों के साथ खड़े क्यों हो गए? ये सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अब बृजमोहन जी, जब आपने सांस ली है तब मैंने अपना सवाल शुरू किया है। अब आप ये बात नोट कर रहे हैं ना बृजमोहन जी? काटा नहीं है मैंने आपको बीच में। आरोप लगाएंगे आप दूसरी बार तो याद दिलाऊंगी कि सांस लिए तब मैं बीच में आई, ठीक है ना? बिल्कुल सुचरिता बहन, आपका अधिकार है। अब सुन लीजिए मेरी बात। अब आपने आरोप लगा दिए, आप कह रहे हैं आप बोलना नहीं चाहते हैं कुछ इस मुद्दे पर। मैं हाजी साहब, मैं एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये बृजमोहन जी कह रहे हैं कि आप इतने दिन तक इंतजार क्यों कर रहे थे इन आरोपों के साथ। उनका सवाल भी वाजिब है, उस पर जवाब देना चाहेंगे आप? आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? हालांकि ये सवाल, मैं बृजमोहन जी ये भी बता दूं, एक काउंटर आप पर भी है। आपको पता था कि इतने बड़े लिंक चल रहे हैं तो आप लोग भी एक्सपोज करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब आज मैं एक पत्थर मारूं दूसरा पत्थर वहां से जानकारी आपको दूंगा। जी हाजी साहब पहले बोल रहे हैं। हाजी साहब पहले क्यों नहीं बोला आपने? ऐसा ऐसे लिंक कोई छोटा मामला है? जी देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी जानकारियां आदमी को बाद में मिलती है, कई लोगों के थ्रू मिलती है, अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। मेरी जानकारी में पिछले हफ्ते ये बात आई और उसके तथ्य जमा करने में मैं लगा हुआ था। जब मुझे पूरी उसकी जानकारी मिली और पूरे उसके एविडेंस मिले, उसके बाद ही मैंने तय किया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुझे लगता है कि शायद ये भनक नवाब मलिक को लगी होगी और इसलिए घबरा करके उसने मेरा नाम ले लिया कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी है, ताकि मैं उसके ऊपर कोई अटैक ना करूं या मैं उसकी कोई कंप्लेंट शिकायत अलग अलग एजेंसी को ना करूं। और ये इत्तेफाक हो गया कि मैं वो बात रखने के पहले उन्होंने मेरे बारे में बोला और ये बातें आज सामने आ गई। मेरा एक कहना है, अभी बृजमोहन जी जो बात कर रहे थे कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है ड्रग पेडलर को बचाने का काम कर रही है या उनको मदद करने का काम कर रही है। सिंपल से सवाल करता हूँ, नवाब मलिक के दामाद ड्रग पेडलर, नवाब मलिक के दामाद खुद जेल में रहकर आ गए ना, 6 महीना जेल में रहे, 9 महीने इस्तीफा क्यों नहीं देते? अरे तो 9 महीने जेल में थे, क्यों इस्तीफा देंगे वो? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, किस केस दामाद जेल में थे, किस केस 9 महीने जेल में रहे, ड्रग पेडलिंग के जेल में थे? क्या कभी नवाब मलिक साहब ने अपने राजनीतिक रसीद का उपयोग किया उस मामले में? मतलब आप उसको सपोर्ट करने के लिए, मालूम है कि नहीं आपको? आप उसको हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी है और हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया था। बृजमोहन जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। आप जाकर हाईकोर्ट में बात करिए, लगाइए हाईकोर्ट में। उनको जमानत हुई है, उनको जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं। जमानत हुई है कि नहीं? ऊपर ट्रायल चल रहा है। जमानत हुई है कि नहीं? मतलब जमानत हुई है कि नहीं? चलिए बताइए। बरी नहीं हो जाता है। ये किसने की बरी? 6 महीना जेल में रहे ना, अभी तो केस चलेगा, 6 महीना जेल में रहे। चलेगा और एक बार इनकी पार्टी सुनिए बृजमोहन जी, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट हैदर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में केस चल रहा है और वो केस में जमानती है, बाहर आए हैं जमानत पर, लेकिन केस चल रहा है। बृजमोहन जी यही आरोप वो बार बार लगा रहे हैं। अब मेरा एक बहुत बड़ा जमानत में, जैसे नारायण राणे साहब जमानत पे, केस चल रहा है। ठीक है मुझे मैं एक बार आज हैदर साहब मैं एक बार बृजमोहन जी, किशोर जी आ रही हूं आपके पास, मैं एक बार दिखा देती हूं आज किस तरह से आरोप जो लगाए गए हैं। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, उसके बाद मैं वापस आ रही हूं बृजमोहन जी, क्योंकि आरोप क्या लगाए गए और नवाब मलिक ने क्या जवाब दिया ये मैं एक बार बता रही हूं। किस तरह से फडणवीस के इशारे पर उगाई हुई ये कह रहे हैं नवाब मलिक, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नवाब के पास आरोपों के कोई सबूत नहीं है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल
खेला गया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्ते हैं, ये कल बात कही गई थी, आज आईएसआई कनेक्शन ले आए। नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है फडणवीस राज में राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराध कैसे बढ़ा उसका उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कई नाम लिए जिसमें हैदर साहब का भी नाम है और वो आज बैठे हुए हैं यहां पर। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सलीम पटेल से सौदा क्यों किया गया, यानी सलीम पटेल वो शख्स जो कि हसीना पार्कर का ड्राइवर रहा, बॉडीगार्ड रहा, उससे जमीन क्यों खरीदी, आरोप लगा रही है बीजेपी और पूछ रही है कागजात दिखाकर। नवाब मलिक कह रहे हैं हैदर आजम मुन्ना यादव की नियुक्ति जो की गई थी वो क्यों की गई, फायदे कैसे उससे उठाए गए, किस तरह कारगुजारियां हुई, वो सब सामने रख दूंगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दोनों पर कोई आरोप नहीं है और हैदर साहब यहां पर है, वो कह रहे हैं मुझ पर कोई आरोप नहीं है। हैदर आजम की पत्नी बांग्लादेशी है, कह रहे हैं नवाब मलिक। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है और हैदर आज खुद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि नवाब के संबंध आईएसआई से हैं, घर की महिला के संबंध आईएसआई से हैं, उसके प्रमाण पत्र 5 दिन बाद रखूंगा। नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि हैदर आजम बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है मानहानि केस करेंगे, ये हैदर आजम का खुद का बयान है कि वो मानहानि केस करेंगे इस पूरे मामले पर। वहीं नवाब मलिक कह रहे हैं नागपुर का कुख्यात गुंडा है मुन्ना यादव। दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से लगातार इस मामले पर जवाब आ रहे हैं और मुन्ना यादव खुद कह रहा है कि जेल जाने वाले हैं नवाब मलिक। मैं ये आरोप दिखा रही हूं कि किस तरह से दोनों तरफ से जो आरोप लगे, नवाब मलिक ने क्या कहा, उसके बाद बीजेपी का पलटवार क्या आया है। मैं सीधे एक बार किशोर तिवारी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार बृजमोहन जी आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये आरोप नवाब मलिक के हैं या एनसीपी के हैं सर? देखिए, नवाब मलिक संजू जी आ गई है, संजू जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पे। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी है। हाँ, दो ही लोगों के बीच में डिबेट हो रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनकी सारी भूमिकाएं एक साथ हैं, उनको इन तीनों चीजों से नहीं तो मैं ये कहूँ ये आरोप एनसीपी के हैं, मैं ये कहूँ ये आरोप एनसीपी के हैं, ये आरोप एनसीपी के हैं। बृजमोहन जी, संजू जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हैदर साहब को लेना जरूरी था क्योंकि वो आरोपों की सफाई दे रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शासन का काम कर रहे हैं, ये हम लोग पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये नवाब मलिक के आरोप एनसीपी के आरोप हैं। चैनल पे तो आ गए, अगर ये सबूत भी लेते आते तो अच्छा रहता। 5 दिन ठीक है संजू जी, वो कह रही है सबूत लेकर आ जाइए आप लोग आरोप तो लगाते हैं, सबूत नहीं देते। संजू जी वर्सेस बृजमोहन श्रीवास्तव। मैंने सबकी बातें बड़े धैर्य से सुनी, मैंने किसी को टोका टिप्पणी नहीं की, मैं आधे घंटे से बोलने का इंतजार कर रही हूँ। बोलिए मैम, मुझे 2 मिनट दीजिए। बोलिए मैम। पहली बात तो ये, जब देवेंद्र फडणवीस ने कल अपनी प्रेस वार्ता की, उन्होंने ठोस सबूत दिए, उन्होंने सबूत के साथ रजिस्ट्रेशन डीड में बकायदा दिखाया कि कैसे सॉलिडस इन्वेस्टमेंट, जो कि नवाब मलिक और उनकी पत्नी की कंपनी है, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट का दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर और सलीम पटेल जो कि हसीना पार्कर के खास बॉडीगार्ड और फ्रंटमैन रह चुके हैं, शाह वली खान, इन सबके बीच में क्या लेन देन हुआ उसका रजिस्ट्रेशन डीड के साथ बकायदा सबूत दिखाया। दूसरी और अहम बात, आप देखिए, चाहे समीर वानखेड़े के पिताजी हो, समीर वानखेड़े की मौसी हो, समीर वानखेड़े की पत्नी हो, समीर वानखेड़े की बहन हो, और किसी ने नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज की है बकायदा सबूत के आधार पर। अभी कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये बात की बात है, पर नवाब मलिक के खिलाफ इतने केस चल रहे हैं। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, नवाब मलिक साहब, आपने एक ढेले भर का काम नहीं किया। विकास के नाम पर आपने मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह कहकर बरगलाया है। आप अपना इस्तीफा कब दे रहे हो? आपका बेटा फराज मलिक सॉलिडस इन्वेस्टमेंट का करता धरता है। कुछ महीने तक तो नवाब मलिक और उनकी पत्नी तहजीब मलिक भी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर थे। हाल ही में नवाब मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट से इस्तीफा दिया है। इसका मतलब साफ ये है कि नवाब मलिक के, पहली बात तो ये, दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के साथ जमकर कनेक्शन है। दूसरी बात, ठीक है किशोर जी आ रही हूँ, जो उन्होंने फडणवीस पर आज आरोप लगाए नवाब मलिक ने, मैं ये कहना चाहती हूँ हाइड्रोजन बम। मैं एक बार एक बड़ी खबर ले रही हूँ, जरा मैं बात कर किशोर जी आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। नवाब मलिक को आज खुद
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। 3 बार पूजा डडलानी को बुला चुकी है पुलिस। पूजा डडलानी ने खराब सेहत का हवाला दिया था और तीनों बार वो नहीं पहुंची है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। मुंबई पुलिस 3 बार पूजा डडलानी को बुला चुकी है। शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा डडलानी को बुला चुकी है और हर बार पूजा डडलानी ने खराब सेहत का हवाला दिया है। खराब सेहत की वजह से वो नहीं पहुंची है। एक बार फिर से पूजा डडलानी को समन कर सकती है मुंबई पुलिस। इस पूरे मामले में जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगे उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है और वसूली के मामले में पूजा डडलानी से पूछताछ करना चाहती है मुंबई पुलिस। और इसीलिए वो आपको बड़ी खबर बता रही हूं कि पूजा डडलानी को एक बार फिर से मुंबई पुलिस तलब कर सकती है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पूजा डडलानी से सवाल जवाब करना चाहती है, उन्हें समन करना चाहती है। ये तस्वीरें मैं आपको उस वक्त की दिखा रही हूं, हालांकि ये फाइल फुटेज है, लेकिन पूजा डडलानी जो कि इस पूरे मामले में अभी खराब सेहत का हवाला देकर नहीं पहुंच रही है। आपको एक बार इस पूरे मामले में, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला था और ड्रग्स से मामले की शुरुआत हुई, किशोर जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और बृजमोहन जी आपके पास। इस पूरे मामले में आज अदालती कार्रवाई क्या हुई है, क्योंकि कोर्ट में समीर वानखेड़े के पिता यानी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो रहा है और बॉम्बे हाई कोर्ट में आज नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि जो तस्वीरें हमने ट्वीट की हैं वो वानखेड़े परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई। तो ये कैसे उन्हें झुठला सकते हैं? उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, नवाब मलिक की तरफ से कहा गया। वहीं ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से कहा गया कि मेरी बेटी एक क्रिमिनल लॉयर है और वो ड्रग्स के केसेस भी लेती है, अपने भाई की वजह से नहीं लेती है, लेकिन उसकी वजह से उनका ड्रग पेडलर से रिश्ता जोड़ दिया गया, ये गलत है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को दाऊद कहकर मुसलमान बताया गया और किस तरह से बहन के रिश्ते ड्रग पेडलर से बता दिए गए, उनके निकाहनामे को लाया गया। क्रांति की बहन पर भी वही आरोप लगा दिया गया, यानी कि ड्रग्स का आरोप लगा दिया गया। ये सब मानहानि के लिए किया गया है, ये कहा गया समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से, यानी कि उनके वकील ने कहा। वहीं कोर्ट ने आज क्या कहा है, ये बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। कोर्ट ने मामला 12 तारीख तक मुलतवी किया है, लेकिन साथ ही साथ पूछा कि जो जन प्रमाण पत्र आपने डाला, क्या आपने उसकी जांच की? कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। क्या आपने तथ्यों की जांच की? और यह भी कहा कि क्या आपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इसे ट्वीट किया, इसे साझा किया? यह बड़ा सवाल है। बृजमोहन जी आप सुन रहे हैं, मैं इसके बाद आऊंगी आपके पास और किशोर जी के पास। मलिक हलफनामा दायर कर बताएं कि ये सर्टिफिकेट सही हैं। ये कहा गया है नवाब मलिक से, उन्हें कहा गया उनके वकील को कि हलफनामा दायर करें और बोले कि आपने जो जानकारी साझा की है वो सही है। वहीं समीर वानखेड़े के पिता से भी कहा गया है कि वो भी एक हलफनामा दायर करें और कहें कि ये झूठी जानकारी फैलाई जा रही है, ये सारी जानकारी झूठी है। ये कोर्ट ने कहा है, ये जानकारी मैं आपको दे रही थी। अब मैं किशोर जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद बृजमोहन जी आपके पास। किशोर जी ये देखिए, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा भाई आप क्या एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जानकारी दे रहे हैं, और अगर आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है एक बड़ी पार्टी के, आप वेरीफाई कर जानकारी डालिए। देखिए, जो जानकारी नवाब मलिक जी ने दी वो पहले दिन से देखिए आप कि जानकारी के बाद बहुत परतें खुली। आज के जानकारी के बाद तो हैदर भी आ गए और मुन्ना यादव भी आ गए। मैं आपको बताता हूँ, मुन्ना यादव, एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे कोई बीच में नहीं बोलेगा, थोड़ा रुको तो। सुचरिता आपको मॉनिटर करना है, बोलने दीजिए पहले। इनको मैं कैसे भी चुप कर सकता हूँ? एक मिनट आप रुकिए और 1 मिनट आप रुक जाइए। बोलिए संजू जी, 1 मिनट का पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। देखो, बोलिए किशोर जी। देखिए मैं बता रहा हूँ सुचरिता की राजनीति में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, राजनीति में क्रिमिनल लोग कैसे मिनिस्टर रैंक के पद भी ले लेते हैं, ये बात बाहर आई है। मुन्ना यादव ये नागपुर में नॉन क्रिमिनल है और उसका रिकॉर्ड जस्टिस लोहिया के हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ है और उनको जिस लेबर वेलफेयर बोर्ड पे लिया गया था वहां उन्होंने 8,000 करोड़ का भ्रष्टाचार भी किया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन आते हैं या ड्रग माफिया से आते हैं तो बीजेपी के लिए ये हैदर साहब बहुत गंभीर बात है। अगर आप बोलते हैं
कि हमारे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन निकालेंगे तो हम तुम्हारे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन निकालेंगे। ये राजनीति में चल क्या रहा है, आप समझते क्यों नहीं? अगर ये क्रिमिनल लोग पॉलिटिक्स में आके मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। मेरी सरकार इस आपके सब किशोर जी लेके सुनिए, हैदर साहब के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए किशोर जी, कोर्ट ने तो सीधा पूछा कि भाई आप ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आप जानकारी साझा कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, एक इतने बड़े मंत्री हैं, वजनदार मंत्री हैं, उनका कद बड़ा है सरकार में, उनका पार्टी में कद बड़ा है, कोई रिएक्शन ही नहीं है ना सरकार की तरफ से ना पार्टी की तरफ से, ऐसा क्यों है? एक मिनट देखो, सरकार ने संज्ञान लेकर एसआईटी नियुक्त की है और सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए जितने आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं उसकी भी सच्चाई बाहर आएगी और हैदर साहब जो कह रहे उसकी भी सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन पॉलिटिक्स में कितने गंदे लोग हैं, कितने पावर माफिया है, दलाल लोग कैसी सत्ता अपनाते हैं, इनके कपड़े फट रहे हैं। ऐसे करप्ट लोगों को, ऐसे दलालों को राजनीति में पनाह मिलती है। मैं एक सेकंड, आपको हैदर साहब, तुमको भी शर्म आनी चाहिए। नहीं तो आप हैदर साहब, हैदर चोर भरे, हैदर आजम बैठे हुए हैं, उन पर आपने आरोप लगाया, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए, वो तो खुद बैठकर जवाब देने के लिए रेडी है। वो कह रहे हैं मुझ पर सवाल कीजिए, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। हैदर तुम्हारे सब पाक साहब है, हैदर तुम्हारे साथ जो लोग हैं सारे पाक साहब है, मुझे आज बोलो हैदर, मुझे आज बताओ, बोलिए हैदर साहब, तुम्हारे साथ जो लोग थे वो सब पाक साहब है? मैं आपको जवाब, पाक साहब है। बोलिए सुनिए जवाब सुनिए बृजमोहन जी को। क्रिमिनल लोगों का आना। किशोर जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, क्या अभी आपने किशोर जी ने कहा कि राजनीति में गलत लोग आते हैं, बड़े पद पे आते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, आप सुन तो लीजिए। नहीं मैंने मेरी बात आप सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। किशोर जी आप बात सुनिए ना, किशोर जी बात सुनिए। मैं आपको क्या जवाब दे दीजिए। हैदर जी बोलिए। आपने जो बात कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलिए। किशोर जी ने कहा कि राजनीति में गलत लोग आकर के पद का दुरुपयोग करते हैं। मेरा यही कहना है कि यही नवाब मलिक के बारे में जो आप अभी पक्ष रख रहे हैं, पहले भी ये मंत्री रह चुके थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला चला। अन्ना हजारे जी खुद अनशन पे बैठे और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी और उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को